खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज हम जिस शख्सियत पे बात करेंगे वो है सुभाष चंद्र बोस। बहुत से लोगों ने मुझे, अब उनकी जो ये एनिवर्सरी थी तो लोगों ने कहा कि आप सब पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उन पे भी बताएं आपका क्या, हाउ डू यू अंडरस्टैंड हिम। थोड़ा सा मैं हेजिडेंट भी था क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतनी डिस्टॉर्शन आजकल हो रही है हिस्ट्री की, रियलिटी की, फैक्ट्स की, और कोशिश है कि बस सारा जो है ख़राबी इंडिया में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पे बना दी जाए और बाकी सबको किसी तरीके से हिंदू नेशनलिज्म के लिए ना अप्रोप्रिएट कर लिया जाए, यानी उनको अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। और वेरी ट्रेजिकली, वेरी आयरॉनिकली सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इन्होंने यही किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इट्स माय ड्यूटी टू लुक एट द फैक्ट्स। जिन्ना की किताब लिखते हुए भी मुझे उन्हें स्टडी करना पड़ा, और देयर इज़ ए डिस्कशन विच आई विल कम टू लेटर बिटवीन हिम एंड जिन्ना साहब, जो आप किताब के अंदर देख लें उसका वट एवर इज़ देयर आई टेल यू। जैसे कि आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन टू अ वेल टू डू फैमिली ऑफ ये बंगाली ऑरिजिन, और ये बड़े ब्राइट भी थे एकेडमिकली। उस ज़माने का ICS इम्तिहान भी पास, कहते हैं कि पहले पेपर बड़ी कामयाबी से कर लिए लेकिन पूरा इम्तिहान नहीं दिया, बिकॉज ही थॉट दैट हिज कॉलिंग वॉज इंडियन नेशनलिज्म, एंड दैट इज़ ट्रू। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ट्रू इंडियन नेशनलिस्ट। जो हिस्ट्री में भी जाते थे तो गुप्ता पीरियड का जिक्र, लेकिन जब वो मुग़ल पीरियड में आते थे तो वहाँ पे भी उनकी अप्रोच यही थी कि जो भी यहाँ पे आया वो हिंदुस्तान का ही होके रह गया, और लोगों के अपने कल्चर पे उन्होंने कोई ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरवेंशन नहीं की। लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे जैसे कि उनके उनके रीति रिवाज थे। ये सुभाष चंद्र बोस इज सेइंग। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस वॉज ए वेरी जेन्युइन सेकुलर leader. He was a die-hard Indian nationalist, और इंडियन नेशनलिस्ट होते हुए ही वॉज ऑन द लेफ्ट। जवाहरलाल नेहरू की तरह ही बिलोंग टू द लेफ्ट विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस वॉज ए यूनाइटेड फ्रंट, आप कह सकते हैं, ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स, forces who wanted the freedom of India from British colonial rule. Simple as that. तो इसलिए उनके अंदर आपको ऑर्थोडॉक्स हिंदू भी मिल जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी मिल जाएंगे, सेकुलर माइंडेड, लिबरल माइंडेड लीडर्स भी मिल जाएंगे। तो कांग्रेस इन दैट सेंस वाज ओपन टू ऑल, as long as they adhered to the Congress ideology in the unity of India. जिस चीज़ पे कांग्रेस ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो थी यूनिटी ऑफ इंडिया, until the partition became inevitable in 47. ये है कांग्रेस का स्टैंड हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि मसलन 1928 में जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें जनरल सेक्रेटरी उस कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन साथ साथ उनके कोऑपरेट वेरी क्लोजली कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस एज वेल। हाँ जी, और आप वो देख लें जो है पूरी रिपोर्ट। मैंने तो अपनी किताब जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री में उसका बड़ा
डिटेल्ड एनालिसिस भी करके दिया आपको। एंड आई हैव सेड कि स्ट्रॉन्ग सेंटर और फेडरेशन विद एन इफेक्टिव सेंटर के हवाले से वो, क्योंकि सोशलिस्ट आइडिया तो यही होता है कि आप स्टेट के ज़रिए सोसाइटी की जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस हैं, जो बैकवर्डनेस है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको आप कोशिश करें कि इगैलिटेरियन तरीके से, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्वल सिटीज़न के कैटेगरी में लाएं। तो ये तो बड़ी नेक नीयत एक इंटेंशन है कि द स्टेट शुड बी ए मॉडर्नाइज़र। वो दूसरी बात है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज ए सोसाइटी एज एंशंट एज इंडिया और चाइना और वटेवर, तो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ फोर्स, चाइना में तो फोर्स पूरी इस्तेमाल हुई फॉर गुड एंड बैड। इंडिया में उन्होंने डेमोक्रेटिकली चेंज करने का इरादा किया और बहुत कामयाब चेंजेस भी आए हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि मैं कहता हूँ, सारी इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूडिंग द मुस्लिम पीरियड देयर इज़ नो स्कोप फॉर लिबरल डेमोक्रेसी। हाँ जी, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो या एक पार्लियामेंट हो, इलेक्शंस हों, काउंसिल के इलेक्शन हों, प्रोविंशियल इलेक्शंस हों, सेंट्रल असेंबली के इलेक्शंस हों, हुकूमतें बने विद इन अ colonial framework. I'm not contesting that. It's foolish if one does that. But ये सारी चीज़ें तो एक लिबरल डिस्पेंसेशन का नाम है ना। तो ये अपना हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़रिए आई। बोस, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, फॉर सम रीज़न ही वॉज लाइक जिना, जब एक पोजीशन ले लेते थे तो देन ही वुड स्टिक टू दैट विथ कंप्लीट इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट। इंपॉर्टेंट सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी यार कॉफ़ी भी पी लेनी चाहिए। आई हैव टू कोप विथ सो मेनी थिंग्स, सो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट थिंग टू कीप यू अवेक एंड अलर्ट। ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन टच भी तो होना चाहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस वॉज ए सोशलिस्ट लेफ्ट लीनिंग मैन। हालांकि ही वॉज अ बिलीविंग हिंदू, ये उनकी अपनी बेटी ने कहा है। अनलाइक नेहरू हु वॉज एन एग्नोस्टिक, आई वुड से ही वॉज एन एथिस्ट, जो कि नेशनलिस्ट थे। इंडियन हिस्ट्री को भी उन्होंने बहुत भी एडमायर किया, लेकिन वो वेस्टर्न जो सोच थी प्रोग्रेस की, उसके ज़्यादा कायल थे जवाहरलाल नेहरू। और इस हवाले से बताऊं कि भगत सिंह ने एक अपने आर्टिकल में, आई थिंक 1928 में है ये, लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक बहुत कमिटेड नेशनलिस्ट है, लेकिन उनकी दुनिया का तस्वर जो है वो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है अपनी नेशनल प्राइड और उसमें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इज़ ऑल्सो अ ग्रेट नेशनलिस्ट, लेकिन ही इज़ द मैन ऑफ द फ्यूचर। तो ये भगत सिंह की अपनी इवेल्यूएशन है। एंड आई थिंक आई वुड आर्ग्यू कि सुभाष चंद्र बोस हैड सम टेंडेंसीज विच आर प्रॉब्लमेटिक, और मैं आज आपको प्रेजेंट करूँगा। बट वाइल सेइंग दैट, let me once again state my position. For me, Subhash Chandra Bose was a committed Indian nationalist. He wanted the freedom of India and he wanted to use all means to achieve it. ये फ़र्क है। कांग्रेस के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द फ्रीडम ऑफ इंडिया वॉज आइटम नंबर 1, लेकिन उसकी चंद प्री कंडीशंस थी कि मैस मूवमेंट होगी, सिविल डिसोबीडियंस होगी, ब्रिटिश लॉज को नहीं माना जाएगा, ऑल दैट, बट विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस एंड फोर्स। सुभाष चंद्र बोस थॉट कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए आर्म्ड इनकलाब भी बिल्कुल जायज़ है। ही वॉज नॉट द ओनली वन, कम्युनिस्ट पार्टी भी ये सोचती थी,
राइट विंग के हिंदू नेशनलिस्ट जो भद्र लोग थे, उन्होंने भी टेररिज्म इस्तेमाल की, और जिहादी फोर्सेस भी थीं जो फोर्स के बीच में यकीन रखती थी। लेकिन महात्मा गांधी के इर्द गिर्द जो लीडरशिप थी, आप उन्हें कह सकते हैं सेंटर एंड राइट ऑफ सेंटर, दे वर फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, बट through mass movement of course, but without the use of violence and force. तो देखें, जब 1938 में मसलन सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इलेक्ट होते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एंड गांधी जी सपोर्टेड हिम बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट, बल्कि नॉमिनेट शायद उन्होंने किया और ही गॉट इलेक्टेड। लेकिन एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो पोजीशंस ली वो ज़रा आप कह सकते हैं टू रेडिकल फॉर द मोमेंट। ही वांटेड कि हम अभी से ये जो है ना सत्याग्रह और ये सारा कुछ शुरू कर दें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की निशानियाँ थी 38 में, कितनी थी कितनी नहीं थी, लेकिन नाज़िज़्म वाज ऑन द राइज, फैशिज्म इन इटली वाज ऑन द राइज, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, और जंग का माहौल तो उस ज़माने में था। तो 1938 में व्हेन ही वाज इलेक्टेड, उन्होंने जो लेफ्ट विंग है कांग्रेस का, उन सब को ऑर्गेनाइज किया इनटू वन बॉडी, और इमीडिएट एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश के भी वो बहुत कायल थे कि आप स्ट्रीट्स में आ जाएं और आप बस इनकलाब कर दें। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जिना वाली किताब में ये आर्ग्यू वेरी स्लाइटली किया है, बिकॉज दैट वाज नॉट द मेन फोकस, कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, दिस वाज एक्चुअली इन अ वे एन a legacy of boss Subhash Chandra Bose wanted the Congress to do it even earlier। और मेरी आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ एक किताब लिखी जाए या हम सब सोचें। और मेरे दोस्त जो हैं शशि जोशी और भगवान जोश, स्ट्रगल फॉर हेजेमनी इन इंडिया, जहाँ पे उन्होंने कॉमर्स मूवमेंट के ऊपर 3 बहुत वेल रिसर्च किताबें लिखी हैं, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। वो आर्गूमेंट ये है कि ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और वो सारा कुछ था, वो यहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए नहीं थे आए, वो अपने इंटरेस्ट से आए थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस इंडिया को एडमिनिस्टर किया, उसके अंदर द रूल ऑफ लॉ विद इन अ कॉलोनियल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश उन्होंने किया, कोर्ट्स इस्टेब्लिश की और सिविल बॉडीज़, सिविक बॉडीज़ इस्टेब्लिश की। तो वो ज़ारिस्ट रशिया और जहाँ पे एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन और ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेस होती थी पेजेंट्री की, वो नहीं थी कि लोग इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। तो इसलिए आर्म्ड रेवोल्यूशन जिसने भी कोशिश की, गदर पार्टी ने की, उनको उड़ा के रख दिया अंग्रेज़ों ने। और किसकी मदद से? अंग्रेज़ तो यहाँ पे 1100 सिर्फ थे डीसी, और फौज ऑल वाइट फौज वॉज 50,000 55,000, जो उनकी इंडियन आर्मी थी, हाँ जी, जिसमें 2 मिलियन हम इंडियंस थे, वो तो हमारे लोग थे who were there at their beck and call। और जो पुलिस थी उसमें कौन लोग बैठे थे? हिंदू, मुसलमान, सिख, मैंने सबकी लिस्टें देखी हैं। वहाँ ब्राह्मण भी हैं, खत्री भी हैं, वैश्य, सारा कुछ है, मुसलमानों की हर बरादरी वहाँ पे है। तो अंग्रेज़ों ने तो चुन चुन के हर एक को उसमें इंक्लूड किया और रूल किया। तो ये जो कॉल थी सुभाष चंद्र बोस की या उससे पहले कम्युनिस्टों की, या आर्म्ड रेवोल्यूशन जिसने भी चाहा है, वो बेदर्दी से क्रश किया गया। बट बॉस वॉज इन फेवर ऑफ इट कि अंग्रेज़ों को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। यू विल हैव टू गो आउट एंड नॉट ओनली पीसफुली एजिटेट,
यू हैव टू यूज़ ऑल मीन्स टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम था 1939 में। अच्छा, 1938 में मैंने अपनी किताब में देखा है कि व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी एक्सचेंज हुए हैं नोट्स। और जिन्ना साहब ने कहा है कि कांग्रेस माने कि वो एक हिंदू पार्टी है, और ये माने कि मुस्लिम लीग एक मुस्लिम पार्टी है एंड द ओनली पार्टी ऑफ मुस्लिम्स, तब हम कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। और उसके जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि कांग्रेस तो एक ओपन पार्टी है फॉर ऑल इंडियंस, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, लेकिन बाकी जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एंड ही वाज राइट। कांग्रेस के साथ 1919 के बाद ये जो बेतहाशा नेगेटिव प्रोपोगंडा किया जाता है अबाउट खिलाफत मूवमेंट, मुसलमानों की सबसे बड़ी जो उलमा की जमात है जमीयत उलमा हिंद, उस दिन से हमेशा इनके साथ रही कांग्रेस के। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। बल्कि उनको तो नाराज़गी हुई कि कांग्रेस ने आखिर में पार्टीशन मानी क्यों। वहाँ मैंने कहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। अंग्रेज़ों ने फैसला कर लिया था कि पार्टीशन करनी है, तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? ना चाहते तो मुस्लिम लीग क्या कर सकती थी? नथिंग। फाइनल डिसीजन तो अंग्रेज़ों की थी। वी कम टू दैट लेटर। सो 1938 में वाइल एज प्रेसिडेंट एक और भी इन्होंने किया। ही वेंट आउट एंड सेड के कांग्रेस के अंदर जितने हिंदू महासभाइट हैं, ये हिंदू महासभाइट ही आजकल उनको बहुत हीरो बना रहे हैं। दे शुड लीव द कांग्रेस। कांग्रेस इज़ अ सेकुलर पार्टी ओपन टू ऑल। और जो मुसलमान इधर कांग्रेस में एक फुट, एक कांग्रेस एक मुस्लिम लीग में, उनको भी छोड़नी पड़ेगी मुस्लिम लीग। तो जहाँ जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम मैस मुस्लिम कॉन्टेक्ट अब करेंगे और मुस्लिम लीग जो है वो ही रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं है, बोथ सुभाष चंद्र बोस और नेहरू वर ऑन द सेम पेज। महात्मा गांधी के साथ 39 में जब सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू बी इलेक्टेड द सेकंड टाइम एज प्रेसिडेंट, तो इन बयानात की वजह से कि अंग्रेज़ों से टक्कर ले लो, झगड़ा कर लो, तो महात्मा गांधी देन डिडंट सपोर्ट हिम। और यहाँ पे एक बात करता चाहूँ, महात्मा गांधी के साथ जो ग्रुप जिसने फोर्स किया महात्मा को भी ये करने पे, वो थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी और राजगोपालाचारी। ये राइट विंग था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ पे मैंने देखा है हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं सरदार पटेल को भी अपना बड़ा हीरो मानते हैं, बट इट इज़ पटेल एंड दैट ग्रुप विच कंपेल्ड गांधी जी के आप उनको दोबारा ना प्रेसिडेंटशिप के लिए कंफर्म करें। It is on record that Nehru was not happy with the decision. He wanted Netaji to be the elected president for the next time. तो ये आप जाके ओरिजिनल किताबें पढ़ा करें, बहुत लिटरेचर है। ये जो थर्ड रेट सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जिन्होंने पहले ही एक एजेंडा तैयार किया होता है, उनकी बातें सुन के आप जाके सीरियस स्कॉलरशिप को आप इग्नोर कर देते हैं। सो दैट इज़ वेयर देन सुभाष चंद्र बोस वॉज फोर्स टू रिज़ाइन और लीव। उसके बाद नेताजी ने फॉर्म कर ली फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक सोशलिस्टों की थी, यानी ही वॉज एट नो पॉइंट ए राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट इन एनी सेंस। ही वॉज a nationalist who would do anything to get India
liberated. That I can understand. Although that is not necessarily the right approach given the Indian conditions. जैसे मेरे दोस्त भगवान जोश और इनकी किताब में ये ओवर और 1000 पेजेस उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये मुमकिन ही नहीं था कि यहाँ पे ये हो सकता, क्योंकि जितनी लेबर मूवमेंट और एजिटेशंस हुई हैं, भगत सिंह को भी उन्होंने हैंग कर दिया, लेबर मूवमेंट तबाह कर दी, काला पानी, निकोबार, अंडमान आइलैंड में लोगों को भेज दिया, तो कोई इनकलाब तो हुआ ही नहीं। इसलिए कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो डिविजन्स हैं, जो कास्ट के प्रॉब्लम हैं, जो मज़हब के प्रॉब्लम हैं, जो रेस के प्रॉब्लम हैं, एथनिसिटी, ये वो, they had calculated all that and created a state which served them till the very end. बल्कि मैंने तो अपनी किताब में कहा है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की जो है कैपेसिटी एम्पायर चलाने की ख़त्म ना होती, तो वो अभी इंडिया में 73 तक तो पक्के रहने वाले थे, 1973 तक। लेकिन उनको अपोज किसने किया, चैलेंज किसने किया? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। स्वर्कर ने एक दफ़ा वो ज़रूर लिखा था इंडियन इंडिपेंडेंस में, और वहाँ पे उनकी पोजीशन बिल्कुल इंक्लूसिव है, हिंदू मुस्लिम एवरीवन, और वो बहादुर शाह जफ़र को भी उस मूवमेंट का जेन्युइन लीडर समझते हैं एंड सो ऑन। बट देन ही टर्न्ड इनटू अ हिंदू नेशनलिस्ट, और मुसलमानों को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया अपनी राइटिंग्स में। यही आपके आरएसएस का सारा कैरेक्टर रहा। ठीक है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों ने उनको प्रोवोक भी किया होगा, लेकिन आपको ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। वो लोग जो मुसलमान आपके साथ थे, व्हाट अबाउट देम? मैं अगली सीरीज़ में जो मुसलमान पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, वो भी मैं वीडियो कई बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि द रिकॉर्ड शुड बी सेट स्ट्रेट। एनी हाउ, फॉरवर्ड ब्लॉक बना। फॉरवर्ड ब्लॉक बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमिज्म कुडंट गेट वेरी फार। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इंडियन पीपल आप कह सकते हैं, दे रिमेन्ड विथ महात्मा गांधी। दिस इज़ अ फैक्ट। और ये तो नेताजी ने खुद भी लिखा है कि सच्ची बात तो ये है कि द वन मैन हु कुड कैरी एवरीवन वाज Mahatma Gandhi. Until one can say about 10 years later or whatever, Jinnah Sahab became the leader of the Muslim separatist movement and people followed him. वो एक और सब्जेक्ट है। Then 1940 में बंगाल के मुसलमानों के साथ मिलके कोई ब्लैक होल जो एक ज़माने में हुआ था, हाँ जी, जिसमें कई अंग्रेज़ मर गए थे सफोकेशन की वजह से, और वो कोई मॉन्यूमेंट बना है, तो उसको हटाने के लिए सुभाष चंद्र बोस एंड द मुस्लिम लीडर्स हैड कम टुगेदर, बट ही वाज अरेस्टेड। डिफेंस ऑफ इंडिया के रूल्स, बट बरतानिया ने उनको कर लिया, कॉलोनियल स्टेट ने, तो कोई उनके साथ नहीं आया, यानी कोई आ भी नहीं था सकता। एंड देन while in detention he went on fast unto death and he became seriously ill. तो नवंबर 1940 में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बट नो, अपने घर की हम नज़र रखेंगे, यू शुड ऑलवेज बी कन्फाइंड टू योर होम। वहाँ से वो जनवरी में भेस बदल के ही लेफ्ट इंडिया, गोइंग ऑल द वे फ्रॉम बंगाल इनटू बिहार, इनटू पंजाब। पंजाब में उनको जब रात को रुकाया, वो कौन थे? मौलाना हबीबुर रहमान ऑफ द मजलिस एहरार, जो पार्टीशन के बाद बाय द वे इंडिया में रहे, कांग्रेस के साथ थे, आखिर तक साथ रहे। उन्होंने उनको पनाह दी। उसके बाद पेशावर में आए, उनके इर्द गिर्द सिर्फ मुसलमान थे जिन्होंने उनकी मदद की, उनको प्रोटेक्ट किया। वहाँ पे ब्रिटिश सीआईडी के एजेंट भी थे, जर्मन एजेंट भी थे, रशियन एजेंट भी फिर रहे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। तो ये सारी इस किस्म की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किसी तरीके से
उन्होंने वहाँ से निकाला. ही वांटेड टू गो टू सोवियत रशिया, के रशिया और सोवियत यूनियन की मदद से आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम स्ट्रगल करेंगे. दिस वाज हिज फर्स्ट चॉइस. लेकिन ही केम टू, आई थिंक, द सोवियत यूनियन इन मार्च 1941. He left India in January 1941. So by March he was in the Soviet Union. वहाँ पे Stalin and the rest were not interested because ये भी खबरें आ रही थी काबुल से और ये और वो, कि मुख्तलिफ़ किस्म के पावर्स के एजेंट यहाँ पे हैं. तो पीपल डिडंट नो कि सुभाष चंद्र बोस के पीछे कौन लोग, क्या एक्शन है. That he was an Indian nationalist, this was understood. लेकिन they were a bit hesitant. Then he left in a hurry, and I think early April में he came to Germany. अब यहाँ से मेरी criticism शुरू होती है. सारी उम्र तो आप रहे सेकुलर, एंड ही वॉज सेकुलर. आप लेफ्ट ऑफ सेंटर सोशलिस्ट भी थे, सुभाष चंद्र बोस. तो आप उस ज़माने की और तारीख की सबसे ज़्यादा राइट विंग एक आइडियोलॉजी नाज़िज़म और उसकी पार्टी द नाज़ी पार्टी और हिटलर के साथ आप कैसे अलायंस बना सकते हैं. यहाँ पे मैं समझता हूँ जो भगत सिंह ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, यानी एक डेमोक्रेटिक जेन है, और सुभाष चंद्र बोस was a bit extremist one way or another. हाँ जी. तो didn't he read the Mein Kampf? Mein Kampf में जो उन्होंने रेसिस की बात की है, तो कहा है कि ये जो इंडियंस हैं, शुरू में तो ये वाइट एरियन थे, फिर ये इन्होंने मिक्स कर लिया, अब ये थर्ड रेट किस्म की एक नस्ल हो गए हैं. रोजनबर्ग जो उनका रेस थियरिस्ट है, उसके भी आप रिमार्क्स पढ़ लें. माइन कैम्प में इंडियंस के मुतालिक जो लिखा है, इट इज़ सो insulting. हाँ जी. And how come boss believed के ये जो हैं नाज़ीज़, ये उनको सपोर्ट करेंगे इन द लिबरेशन ऑफ इंडिया. अगर इंडिया लिबरेट भी हो जाता तो नाज़ीज़ का तो था कि फॉर द नेक्स्ट 1000 years उनकी जो राइख है वो सारी दुनिया में छाएगी, और हम इंडियंस को तो वो लो रेस समझते थे, मिक्स्ड रेस. जो रेस मिक्स हो जाती है वो तो बेकार हो जाती है. यहूदियों के ख़िलाफ़ थे, और फिर हर मिक्स्ड रेस, सोवियत यूनियन के जो स्लाविक पीपल हैं, जो वाइट भी हैं बिल्कुल, उनको भी लोअर रेस करते थे, और 27 मिलियन उनके मार दिए यार बंदे. सो बॉस वॉज लुकिंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम पीपल हुज आइडियोलॉजी वॉज एंटी ह्यूमन टू द एक्सट्रीम. क्या उस ज़माने में उन्हें पता नहीं लगा कि ये क्या कर रहे हैं? जंगें तो रोज़ हो रही थी. एनी हाउ वॉट द नाज़ीज़ डिड वॉज कि उनको कोई रहने को जगह अच्छी दे दी, थोड़ा सा स्टाफ भी दे दिया. अफ्रीका की जंग के अंदर जो इंडियन पकड़े गए थे, वो POWs, उनको कहा कि इनके साथ अगर तुम एक लीजन बना लो इंडियन, तो ठीक है, वी कैन सेंड यू फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. ये टोकन बातें थी, कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं की. फिर आई थिंक सुभाष चंद्र बोस रियलाइज के यहाँ पे ज़्यादा बात तो बन नहीं रही. ही मेट हिटलर वंस, वो पिक्चर भी है, यू कैन सी इट. बट द नाज़ीज़ डिडंट ट्रीट हिम वेरी सीरियसली. ही वाजंट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर. देन in 1930 सुभाष चंद्र बोस विद द हेल्प ऑफ द नाज़ीज़ एक सबमरीन में होते होते जापान पहुंच गए. अब यहाँ पे आप देखें, जापान में अंदर जब वो पहुंचे तो वहाँ पे पहले ऑलरेडी वो रश बिहारी बोस एक थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर आप कह लें, जो जापान में रहा करते थे. उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई हुई थी, जिसके अंदर लोकली उन्होंने कई हज़ार इंडियन इंक्लूड किए हुए थे. और जापान की तरफ से जनरल फुजीमारा थे, जो हु वाज
in charge of creating such armies to fight the British and let's say the Americans and whatever. तो जब when सुभाष जी नेताजी came there, तो उन्होंने इनको बना दिया आईएनए का, आईएनए को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। और अगर आप देखें सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे अपने बेस्ट कैरेक्टर एज अ सेकुलर नेशनलिस्ट शो किया है। उनकी आर्मी के अंदर अगर आप देखें नाम, तो कई मुसलमान उनके हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स थे। हिज कमांडर इन चीफ आई वुड कॉल हबीबुर रहमान वाज अ मुस्लिम, शाहनवाज, केयानी, कितने नाम मैंने तो देखे हैं। बल्कि चित्राल के जो नवाब थे उनके भाई भी उनके साथ थे यार, बहुत लोग थे उनके साथ। और ये सारे कौन थे जो फौज में आए इनके साथ एज ऑफिसर्स? ये वो लोग थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो लड़ने गई थी ना, जो एक तो सिंगापुर में 1942 में ये पकड़े गए थे, वहाँ पे द सरेंडर, द ब्रिटिश सरेंडर टू एन एशियन पावर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, तो वहाँ पे ये पकड़े गए हज़ारों में। और जो फिर जंग हुई बर्मा में और इधर उधर मलेशिया में, वहाँ पे भी उन्होंने POW पकड़े। और अबाउट 60,000 इंडियंस वर कैप्चर्ड बाय द जापानीज। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आईएनए जो ज्वाइन करेगा वो फिर हमारी तरफ से, हमारी मदद से ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया के खिलाफ लड़ेगा। Out of this 60,000, about 12 to 20,000 decided to join the INA, led by Subhash Chandra Bose, who was given the title Netaji. 40,000 refused. Why? Because all these 60,000, when they joined the Indian Army, they had pledged to support the British Empire. ये सच्ची बात है। उससे पहले जितनी जंगें हुई हैं वहाँ पे ये जाके लड़ते रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उधर जनरलों ने कहा कि बन जाओ, इधर जापानीज़ ने कहा। और जापानीज़ POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, बहुत बुरा सलूक, हार्ड लेबर, ये वो, इट वाज हॉरिबल। तो मेरे ख्याल से कई हज़ार जो इनके साथ आए वो अपनी जान बचाने के लिए भी INA में आ गए। बिकॉज वंस इन INA, बेटर फूड, बेटर लिविंग कंडीशंस। ठीक है, एक और बात है, जापानियों ने इनको हैवी वेपन्स नहीं दिए, एडवांस वेपन्स नहीं दिए, और इसीलिए जितनी जंगें हुई उसके अंदर कहा जाता है कि 29,000 लोग मारे गए। अच्छा, इसके अंदर लोकल रिक्रूट में फौज के अलावा भी जो एशियंस थे, इंडियंस थे, सिंगापुर में इधर उधर कई लोग आ चुके थे इस फौज में। मले पीपल वर देयर, कई और नेशनैलिटीज़ भी थी। हाँ जी, इस इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर। तो इनसे जंग तो लड़वाई। कहा जाता है 29,000 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड ऑफ ऑल सॉर्ट्स। मैं समझता हूँ ये गलती नंबर 2 है एवेल्यूएशन की, इंटेंशन की नहीं। सुभाष चंद्र बोस, एज आई सेड, वो द जेन्युइन सेकुलर इंक्लूसिव इंडियन, जो अगर गुप्ता रूल को पसंद करते थे तो साथ साथ मुग़ल रूल को भी उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया है। हाँ जी, और जब उन्होंने फ़ौज बनाई तो अपने इमीडिएट हाईएस्ट ऑफिसर्स में मुसलमान थे। हिज सेकंड इन कमांड आई थिंक वाज, उन्होंने ख़ुद तो कभी ऑफिस आर्मी का नहीं लिया, बट नेताजी उन्हें सब लीडर मानते थे, वाज हबीबुर रहमान। तो खैर, एक और बात है, 1943 में स्टालिन गार्ड में नाज़ीज़ को हार हो चुकी हुई थी। 7 दिसंबर 1941 में जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका वाज ड्रॉन इनटू द वॉर। एनीबॉडी हु हैड एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर न्यू कि ये जो एलाइज है ना, अब ये इतने पावरफुल हो गए हैं। इसमें कौन कौन है? ब्रिटेन एंड हर एम्पायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, और बाकी ये जो यूरोपियन
मुल्क जो विच हैड बीन ओवर रन, उनके लोग जो बचा के इंग्लैंड आ गए, इधर आ गए। पोलिश भी थे उनमें, फ्रेंच भी थे, उसमें बेल्जियन के लोग भी थे, ये सारे लोग, डच भी थे, इन द थाउजेंड्स हु वर जॉइनिंग द आर्मी टू फाइट नाजीज़म एंड इटालियन फैशिज्म यूरोप में। हाँ जी। और व्हाट अबाउट नेताजी ने नोट नहीं किया कि जापानीज क्लेम के एशियंस शुड गेट टुगेदर टू drive the British out. Good, great slogan. But what were the Japanese doing to the Asians themselves? 1931 के बाद जापान ने जो जुल्म चाइना में किया है, 25 million people were killed. An Asian power killed Asians. साउथ कोरिया में रेप केसेस आज तक उनका जिक्र होता है। हाँ जी, जापानीज ने जहाँ भी गए बहुत जुल्म किया, ये आप याद रखें। वो कोई एनलाइटेंड इंपीरियल पावर नहीं थे। दे रूल्ड विथ एन आयरन ब्रूटल हैंड। वो डांसिंग या वो कौन सी चाइनीज वो फिल्में आज तक मिल जाती हैं यार। इट्स 300,000 पीपल किल्ड इन अ फ्यू डेज, जापानीज मिलिट्री एक्शन इन चाइना। तो डेंट नेताजी रियलाइज के इन पावर्स के साथ, एक्सेस पावर्स नाज़ीज के और फिर जापानीज के, वॉज फाइटिंग विद द रॉन्ग टाइप ऑफ फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल था, लेकिन कॉलोनियल रूल जैसे मैंने बताया इस तरह ऑप्रेसिव नहीं था, और आखिर तक लोग उनके साथ रहे हैं। देयर वर मेनी इंडियंस हु वांटेड ब्रिटिश रूल टू कंटिन्यू, क्योंकि दलित जो हैं उनको आपने हिस्टोरिकली मिसट्रीट किया है। हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम भी थे, ये था वो था। हाँ, जो चाहते थे कि एक आज़ादी की ख्वाहिश जो है, वो लोग भी इन द मिलियंस थे। बट आई एम सेइंग इतने मिलियन सर्व कर रहे थे ब्रिटेन को, सो देयर वाज नो चांस यू कुड ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। एंड इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, शुड यू टेक हेल्प फ्रॉम द डेविल, द नाज़ीज, the Japanese militarists? And couldn't you read that after 1943 there was no chance that the Axis powers will win the war? So नेताजी की जो ये choices हैं, not his intention, वो बिल्कुल नेक थी और बिल्कुल डिवोटेड टू द कॉज ऑफ इंडिया थी, लेकिन उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली और फिर वहाँ पे ही गॉट स्टक। बाद में फिर ये है कि कहते हैं एक जहाज़ में वो अपनी चीज़ें लेके, तो 45-46 की बात है, ही वॉज ट्राइंग टू गो बैक टू रशिया, सो दे से द प्लेन क्रैश्ड इन पेनिंग, ये मलेशिया जो है। हाँ जी, एंड ही डाइड थ्रू बर्न्स। उसी प्लेन में हबीबुर रहमान भी थे। हाँ जी, हु सर्वाइव्ड। उसके बाद ये मैंने, कई लोगों ने मुझे लिखा है जी, वो तो अभी हम चाहते हैं इंक्वायरी करना। यार, उनकी अपनी बेटी ने ये मान लिया है कि नेताजी डाइड इन दैट प्लेन क्रैश, और कई रिपोर्ट्स सीरियसली इस मामले में कमिटीज़ भी बनी हैं, उन्होंने कहा है कि ही डाइड, पीपल डू डाई इन प्लेन क्रैशेस। इन्होंने वो गुमनामी बाबा की मिथ बना दी, कभी ये बना दिया वो बना दिया। रोज़ मुझे लोग तंग करते रहते हैं कि जी ये भी है वो भी है। आई टेल देम, लुक, आई नो हाउ टू एवेल्यूएट सोर्स मटेरियल, और ये सब झूठा सोर्स मटेरियल है, कोई इसमें बुनियाद नहीं है। हाँ जी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नेताजी कभी भी राइट विंग के बंदे नहीं थे। एक और बात बता दूं, ये भी एक इसी हवाले से बात होती है कि आईएनए ने जो है जहाज़ियों की जो अपराइजिंग है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस किया, विच इज़ ट्रू। कराची में, बॉम्बे में, मद्रास में, और कहा जाता है सिंगापुर में भी ये जो नेवल रेटिंग्स थे लोअर लेवल, इन्होंने अपने अंग्रेज़ ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ बगावत की। कोई 500-600 तो मारे ही गए बॉम्बे और कराची के अंदर। लेकिन टेल मी विच कांग्रेस लीडर केम
टू टेल देम कि नहीं आप सरेंडर कर जाएं? सरदार पटेल। आई एम नॉट सेइंग कि सरदार पटेल अपनी मर्जी से आए हैं और बाकी उनके साथ नहीं थे, बट इट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड कि 38 में जिन लोगों ने नहीं चाहा कि इनको दोबारा रिन्यू किया जाए उनमें से सरदार पटेल और राइट विंग था। और जहाज़ियों को किसने कहा कि आप जाके सरेंडर कर दें? वो सरदार पटेल। सरदार पटेल के मैं ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये जो बनाते हैं ना, कभी सरदार पटेल को भी हीरो बना लिया तो सुभाष चंद्र को, यू कांट डू दैट। इसे कहते हैं इक्लेक्टिसिज्म। इक्लेक्टिसिज्म, यू चूज थिंग्स एज इट सूट्स यू, बट यू हैव टू लुक एट द एविडेंस। मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड में सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट भी पेश कर दिया कि वो एक इंस्पिरेशन थे। और आफ्टर ऑल आईएनए के जब लोग पकड़े गए तो सिंबॉलिकली 3 बंदों को जो उन्होंने ट्रायल जिनका हुआ उनमें ये सैगल हिंदू, डिलन सिख, शाहनवाज मुस्लिम, ये 3 सिंबॉलिकली ये वो लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस के जेन्युइनली सेकुलर प्रोडक्ट्स थे उनकी आइडियोलॉजी के। लेकिन आईएनए के अंदर और भी रिकॉर्ड है वो लोग जो अपॉर्चुनिस्ट थे, मसलन हबीबुर रहमान एंड बेजर कियानी, ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर वॉर में इन्वॉल्व हुए, ठीक ठाक, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। इधर इंडिया के अंदर जब हैदराबाद पे एक्शन हुआ है तो उसके अंदर इन्होंने आईएनए के लोग इस्तेमाल किए हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान डिड नॉट लेट दिस पीपल रिटर्न इनटू देयर आर्मीज। हुक्म कहाँ से था? या आप कह सकते हैं दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग विद द ब्रिटिश हु वर टू ट्रांसफर पावर। दे वुड ट्रांसफर पावर ओनली ऑन देयर ओन कंडीशंस। और उनमें से एक कंडीशन ये थी कि नन ऑफ दिस पीपल विल बी टेकन बैक इनटू द आर्मीज। इंडिया ने फिर भी कुछ लोगों को एम्बेसडर बना के और ये करके रिवॉर्ड दिया है, हाँ जी, कुछ ने महल पार्लियामेंट में भी आ गए हैं, बट दे कुडंट रिटर्न टू आर्मीज। और एक और बात बता दूं, आईएनए के जो हैं ऑफिसर और सोल्जर और ये और वो, उनमें कई लोगों ने दोनों तरफ पंजाब की पार्टीशन में जुल्म और लूटमार में भी हिस्सा लिया है। ईस्ट पंजाब में कर्नल नरिंजन सिंह गिल का नाम मशहूर है। ही इज़ नोटोरियस फॉर ऑर्गेनाइजिंग रेड्स ऑन मुस्लिम्स एंड किलिंग देम इन द हंड्रेड्स, द थाउजेंड्स। दूसरी तरफ मैंने आप अपनी जो किताब है ना पंजाब पार्टीशन, उसमें शो किया है कि 14 अगस्त 1947 को हज़ारों हिंदू और सिख लाहौर रेलवे स्टेशन पे आए हुए थे, ट्राइंग टू गेट द ट्रेन्स लीविंग फॉर अमृतसर एंड सो ऑन। भगदड़ मची हुई थी, बच्चे रो रहे थे और पूरे प्लेटफॉर्म्स पे छाए हुए थे लोग और उन पे हमले हो रहे थे, आगे लग रही थी। तो उस ज़माने में एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अश्विनी कुमार, जो बाद में इंडिया के हाईएस्ट इंडियन पुलिस ऑफिसर बने हैं, उनका मैंने खुद दिल्ली में इंटरव्यू किया और किताब में कोटेड है। वो कहते हैं कि आई वॉज ऑन द लाहौर रेलवे स्टेशन ऑन ड्यूटी एट दैट टाइम ऑन द 14th अगस्त, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं था किया कि विल दे रिमेन इन पाकिस्तान और इन इंडिया। ये थे तो पंजाबी, लाहौर के रहने वाले थे, सो दे वर जस्ट लुकिंग एट द सिचुएशन। सो ही वॉज पोस्टेड देयर एज अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही सीज के वो जो है ना मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड, जो उनके ये मिलिटेंट ग्रुप था, हाँ जी, नाम से पता, नेशनल गार्ड, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड, हाँ, वो हिंदुओं और सिखों को घेरा डाल के तो उनको लूट रहे हैं। सो ही सेड आई वेंट देयर विद माई पुलिसमैन। तो देखा क्या कि कर्नल अली इक़्तिदार शाह दारा, जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर हुए, ये दीवान चंद या कौन थे, उनके साथ ये खेला करते थे, हाँ जी। तो ही वॉज लीडिंग दोज पीपल। तो जो उन्होंने कहा मुझे, अश्विनी कुमार ने, आई विल से इट इन पंजाबी एंड देन उसने कहा, मैंने, वो जानते थे एक दूसरे को, उन्होंने कहा शाह जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ हैसियत ਦੇ बिल्कुल ਹੇਠਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ कि शाह साहब व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज़ बिलो योर डिग्निटी। तो कहते हैं ही ब्लश्ड एंड सेड
कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे लोग जो मेरे साथ हैं, ये यहाँ पे जो हैं वो लूट लूट मारना चाहते थे इन्हें। तो मैंने कहा है कि तुम लूट लो, इनकी जान ना लो। तो मैं तो इनकी जान बचा रहा हूँ। तो इधर भी एक कर्नल जो है वो लूटमार में इन्वॉल्व है, उधर एक कर्नल निरंजन सिंह गिल जो है उसने मुसलमानों पे हमले किए और हज़ारों को मरवा दिया। तो आईएनए के अंदर सारे कोई ऐसे हीरोज नहीं थे, अपॉर्चुनिस्ट भी थे जो पीओडब्ल्यू के जो हार्डशिप है उससे बचने के लिए आईएनए के अंदर आ गए थे। कुछ लोग जेन्युइन भी थे, जिस तरह शाहनवाज, उनका घर तो रावलपिंडी के पास एक गांव है, बट ही रिमेन्ड एंड ही वाज अ मिनिस्टर, रिमेन्ड लॉयल टू द सेकुलर आइडियोलॉजी, एंड पंडित नेहरू मेड हिम अ मिनिस्टर। तो जो अच्छे लोग थे वो भी थे और जो इस किस्म के थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सुभाष चंद्र बोस को भी आप इंसान के तौर पे लें। उनकी इंटेंशंस हमेशा इंडियन फ्रीडम के मुतल्लिक थी, लेकिन उनकी जो थी ना आइडिया कि कैसे इंडिया लिबरेट हो सकता है, उसके ऊपर आई हैव अ क्रिटिकल पोजीशन जो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।